अब हम लोग बात करते हैं मास थ्योरी, मतलब कि एटम्स के क्या क्या मासेस हम लोग यूज़ करते हैं, एटम या किसी मॉलिक्यूल का किस तरीके से हम लोग मास निकालते हैं, तो वो सब हम लोग बात करेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल मासेस। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन विच इज़ ग्राम में हमारे पास ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इस प्लेस पर आके, थर्ड या फोर्थ प्लेस पर आके। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राम में ये है, ठीक है। आपको ग्राम वाला याद रखना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग इक्वल होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1870 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये दूसरी बात हो गई, ओके। तो ये थोड़ी सी फंडामेंटल बातें थी जो हमें पता है। अब जो मास थ्योरी है जो हम लोग पढ़ते हैं उसको मैं एक लाइन पर समराइज कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है कि 1U और 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 1 एटम, ओके। कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13, 14। तो उसमें से जो हमारा कार्बन 12 वाला है उसके मास का 12वां हिस्सा 1 AMU कहलाता है, ओके। जैसे कि मेरे पास कार्बन 12 है, कार्बन 12 का एक एटम है मेरे पास, ओके। मैं इसके 12 हिस्से करता हूँ, ये मैंने 12 हिस्से करना है, इसके शुरू करे। ओके, ये मैंने 12 हिस्से कर लिया मान लो, ठीक है। अब इसका मैं एक हिस्सा लेता हूँ, एक हिस्सा, ठीक है। इसका मैं क्या लेता हूँ, एक हिस्सा। इसका मैं क्या लेता हूँ, एक हिस्सा। तो ये जो एक हिस्सा जो निकल कर आएगा इसको हम बोलेंगे 1 AMU, ओके, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है। इसकी जो वैल्यू आती है निकल के वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि आपको सिमिलर लग रही होगी मास ऑफ प्रोटॉन के। तो हाँ, 1 AMU जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम नोट के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर ये U क्यों लिखा हुआ है, 1U इक्वल्स टू 1 AMU। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट जो यूनिफाइड, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मास, और AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो यूनिफाइड मास जो होता है वो यूज़ हो सकता है दोनों के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और एटम्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। बट AMU जो होता है वो सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, एटम्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त जब आपका आंसर आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मास किसका निकाला है, एटम का निकाला है या मॉलिक्यूल का निकाला है या किसी कंपाउंड का निकाला है, समझ रहे हो। तो बस वही होता है। अब बात आती है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मास ऑफ Na मतलब हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का मास अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 23 AMU होगा, ठीक है। हम 23 बेसिकली याद रखते हैं, हम ये यूनिट का मसला याद नहीं रखते। तो यूनिट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो आ जाती है 23 AMU जो हम याद करते हैं, ओके, वो AMU वाली यूनिट होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na मतलब सोडियम का एक एटम, उसका मास कितना होगा, 23 AMU। और ऐसा भी समझ सकते हो इस चीज़ को जैसे कि एक तराजू है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का ये रखा हुआ है यहाँ पर मेरे पास। ये तो देखा होगा आपने, बहुत देखा होगा। यहाँ पे मैंने Na एटम रखा हुआ है, Na का एक एटम रखा हुआ है मैंने Na का। अब मैं एक AMU रखा, ठीक है, फिर एक और AMU रखा, 2 AMU हो गए, फिर तीसरा रखा, ऐसे ही रखते रखते 23 मैंने AMU रख दिए। तो ये क्या हो गया, इसका मास हमने बोल दिया एक एटम ऑफ Na 23 AMU। तो ये AMU से रिलेट करता है। जैसे 1 kg हम लोग, इधर मैंने चीनी रख रखी है, इधर में 1 kg, फिर 2 kg, तो इस तरीके से 3-4 kg हो गया। तो बस वही मतलब सेम है, उसी तरीके से मास हम निकाले ना, तो बस एटम का मास निकाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो थोड़ी छोटी यूनिट हो जाएगी। सेकेंड है हमारे पास 23, सिर्फ 23 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब होता है कि मास ऑफ एटम इन AMU अपॉन 1 AMU,
ओके, मतलब AMU में जो मास है उस एटम का अपॉन AMU, मतलब AMU से रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेटिव है तो इसकी क्या होगा, रिलेटिव कोई भी चीज़ होती है तो क्या कहलाता है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो मतलब 23 ऊपर रखा जो कि AMU में होगा, ओके, नीचे 1 AMU, तो AMU से AM कैंसिल हो गया तो हमारे पास 23 बचता है, सिंपल सा। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब लिखा, कहीं पे लिखा हुआ 23 ग्राम, इसका मतलब होता है मोलर मास, ओके। अब मोलर मास का क्या मतलब होता है कि मास ऑफ Na एटम, Na एटम, ये Na सोडियम नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या एटम की बात हो रही है तो एटम्स। तो इतने एटम्स का मास है 23 ग्राम, ठीक है, ग्राम में जब लिखा होता है तो मतलब एक एटम का मास कितना है। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम का मेरे पास एक एटम है, ठीक है, फिर दूसरा एटम लेके आया, फिर तीसरा लेके आया, ऐसे ही लाते 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 मेरे पास कितने एटम हो गए, इतने एटम हो गए। और इतने एटम ऑफ Na का जो मास होगा वो कहलाएगा मोलर मास। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ Na एटम या Na मॉलिक्यूल, ओके। मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिक्यूल के बारे में आ जाएगा, तो होता सब सेम है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ याद रख ली, 23 एटॉमिक मास याद कर लिया आपने, किसका, Na का, सोडियम का। तो बस AMU लगाओगे तो बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, एटॉमिक मास बन जाएगा। अगर आपने कोई यूनिट लगाई तो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा, और आपने ग्राम लगा दिया उसी के आगे तो मॉलिक्यूल मोलर मास बन जाएगा। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास ही बोलते हैं। और यही चीज़ सेम मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाती है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। और मास ऑफ 1 एटम तो AMU लगा दिया, बहुत सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सल्फर का एटॉमिक मास पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 16, सिंपल सा, ठीक है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर पूछा ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, तो S इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास, सिंपल सा, तो ग्राम लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट कर लिए हमने इसके। ऐसे आप इसके कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं हमने, मतलब मोलर, हमें मास निकालना है किसका, HNO3। तो आपको क्या करना होगा, मास ऑफ H प्लस मास ऑफ N प्लस मास ऑफ O3। मास ऑफ H कितना हो जाएगा, 1। मास ऑफ N कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन, बताओ, 14। और मास ऑफ O3 मतलब 16 तो ऑक्सीजन का होता है मास, और कितने हैं, 3 है। तो ये जो इनका सम अप होगा वो आपका मास हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का, जब आप यहाँ पर U लगाओगे, और जब आप यहाँ पर G लगाओगे तो वो मोलर मास बन जाएगा, और जब आप यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं लगाओगे तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली 3 मतलब होते हैं। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल सब्सटेंस कंटेन करता है Na पार्टिकल। 1 मोल सब्सटेंस का जो वजन होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गैस के केस में जो ऑक्यूपाइड करती हैं गैस वॉल्यूम 1 मोल में, वो कितनी करती हैं, 22.4 लीटर और 22.7 लीटर, ठीक है, दोनों STP कंडीशन, बट प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर 1 atm और यहाँ पर 1 बार। तो ये 3 मतलब होते हैं 1 मोल के, ओके। तो 1 मोल जो होगा उसके पास कितने, कोई भी अगर ये मेरे पास सब्सटेंस है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 मोल है तो इसके 3 मतलब होंगे कि ये तो एक तो Na एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, Na एटम, अगर मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम, किसी का भी एटम, तो एक तो Na एटम प्रेजेंट होंगे मेरे पास। इसके बाद जो भी इसका एटम जो होगा, इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ एटम उसके बराबर होगा 1 मोल। और अगर ये गैस हुआ तो मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। अब इफ दिस इज गैस, अगर गैस हुआ, ये गैस के लिए होता है और ये फिक्स होता है,
22.4, 22.7, ये तो हमें निकालना पड़ता है और ये फिक्स्ड होता है। क्लियर है? तो ये होता है 1 मोल के मतलब। अब इसी से क्या बन जाते हैं, आपके फॉर्मूले बन जाते हैं कि 1 मोल जो होगा वो कितने, ये n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट जो 1 मोल होगा, ठीक है, उसमें कितने एटम या पार्टिकल या मॉलिक्यूल होंगे, Na, ठीक है, 1 मोल के अंदर, मोल की बात हो रही है। ओके, अगर मैं एक एटम लेता हूं तो एक एटम में कितने हो जाएंगे, 1/Na मोल, इतने मोल हो जाएंगे। ओके, अगर मेरे पास n एटम्स हैं, ठीक है, n एटम्स हैं, मतलब पता नहीं कितने, एक गिवन होता है, तो n/Na मोल्स हो जाएंगे। तो सिंपल सा पहला आपका क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो ये तो बहुत आसान है। इसके लिए डायरेक्टली ये आपकी वैल्यू होगी, ये गिवन होगा, ये मोलर मास आप निकाल सकते हो, ये गिवन होगा, ये अवोगाद्रो नंबर है और ये गिवन होगा। तो मोल आराम से निकल सकते हैं किसी के भी, और मोल निकालना आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट ये वाई मैप कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई मैप। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कोई यूनिटरी मेथड जो हम लोग यूज करते हैं कि इधर से इधर जाने के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर जाने के लिए क्या करेंगे। आपको बस ये चीज याद रखनी है, अगर याद रख सकते हो तो, वरना तो आप स्टेटमेंट याद रखो, मेरी बात मानो तो। ओके, और इससे भी आसान चीज मैं बताऊंगा आपको, वो अगर याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन कभी नहीं फंसेंगे। ओके, जो कि ये है, रिमेंबर दिस, ठीक है, इसको मैं नोट की तरह भी आपको दिखाऊंगा, ये रहा पहला। तो अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ जाते हैं। रिमेंबर दिस कि एक मोल जो होता है वो बराबर होता है उसके मोलर मास के, बराबर होता है उसके मोलर वॉल्यूम के, बराबर होता है Na पार्टिकल के। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। 92 ग्राम ऑफ Na, ठीक है, सोडियम ये रखा है और मुझसे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ओके, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 92 ग्राम ऑफ Na, ये आपको दे रखा है। अब इसको हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, हाँ, 1 मोल से। एक मोल ऑफ Na में कितना मोलर मास होता है बताओ, 23 ग्राम होता ही नहीं होता। आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 92। अभी यहाँ पे तुम अब बहुत आसान हो गया, आप यहाँ पर तुम सिंपल सा क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम में कितना होगा, कितना होगा 1/23 मोल। ओके, और 92 ग्राम में कितना हो जाएंगे, 92/23 मोल। तो यहाँ से कितना जाएगा, जब इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, 4 मोल। ओके, तो 4 मोल आ जाएंगे आपके 92 ग्राम में। तो ये क्या आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एक मोल का क्या मतलब होता है, Na पार्टिकल या फिर Na एटम्स, एक मोल का, लेकिन आपके पास कितने 4 मोल है, 4 मोल का कितना मिल जाएगा, 4 इंटू Na एटम्स। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें से। अब इस वाली चीज को यूज कर लो, मैं तो हमेशा इसको यूज करता हूँ जब कभी मुझे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बेस्ट लगता है मेरे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि आपके पास एक कंपाउंड है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा H3PO4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, अगल बगल से क्वेश्चन में ये कह दिया उसने कि ये 1 मोल है, या फिर हमने मान लिया कि ये 1 मोल है, ठीक है, लेट्स सपोज हम मान ही लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो 1 मोल है H3PO4 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, ये जो इसके 3 एलिमेंट है कंपाउंड के, ये तीनों एलिमेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट मोल का कंपोजिशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसके 3 है, 3 एटम है, तो
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। फोस्फोरस के पास कितना है, एक एटम है, तो 1 मोल ऑफ पी एटम होगा। एटम की बात हो रही है, एटम की, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। जैसे अभी मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और एक केस हो सकता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और एटम में यहीं पर आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, एकदम दिमाग में माइंडसेट हो गया होगा कि हाँ, एटम और मॉलिक्यूल, मोल्स के अंदर दो अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 4 मोल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्टली 4 का यूज करा है और यहाँ पे आपने 2 का यूज करा है। समझ में आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है, पहली बात तो कि ये 1 मोल हो। तो इसको हम लेट कर लेंगे सिंपल सा शुरुआत में, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर गिवन है। इन 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 72 ग्राम में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर एटम्स, ठीक है, दो चीजें अलग अलग हुई ना, एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम क्या निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे इसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। तो इसका मोलर मास कितना होता है, 180। नीचे मोलर मास आ गया, कितना गिवन है, 72। तो इसका मोल कितना हो गया, 0.4 मोल हो गया। बहुत ही सिंपल। अब हम लोग ये स्टेटमेंट लिख लेंगे कि अगर मेरे पास ये चीज कितनी है, 1 मोल है। अगर ये क्या कर रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, दे नहीं रखा ये, हमारे पास कितना है, 0.4 मोल आया ना। मैं मान रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 है मेरे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा, होगा नहीं होगा। 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, ये चीज होगी होगी नोट 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि 0.4 मोल गिवन है ना। हमें तो कितना गिवन है, 0.4 मोल गिवन है 72 ग्राम में के अकॉर्डिंग। कितना आ गया, 0.4 मोल। तो कितना मोल हो जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल सा, एक मोल में इतने 6, मतलब एक में कितना है 6, तो 0.4 में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.4। बहुत ही सिंपल सा, क्या ये यूनिटरी मेथड है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ। यू गैस 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे होगे, तो वही चीज यूज करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। 6 इंटू 0.4, 12 इंटू 0.4, 6 इंटू 0.4 मोल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा। तो मेरे पास यहाँ पे मोल आ जाएंगे सबके। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, तो मेरे पास सबके मोल आ गए। अब पहली बात करते हैं हम लोग। अब जैसे ही आपके पास मोल आ जाते हैं ना, तो सारा किस्सा खत्म हो जाता है आपका। आप कुछ भी निकाल सकते हो उससे, कहीं पर भी आप जा सकते हो। तो सबसे पहली बात कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अभी इतने मोल्स हैं, है ना। एक मोल में कितना होता है, एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं, और 0.4 में कितने हो जाएंगे, 0.4 इंटू Na हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अभी पीछे ही हमने किया था इस जगह पर, एक मोल में कितने इतने, और 4 मोल में 4 इंटू Na। तो सेम वही यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू Na। सेकेंड चीज क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने, बहुत ही सिंपल सा। हम लोग इसको इसको और इसको, ये तीन है ना हमारे पास एटम्स ग्लूकोज के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 4.8, ठीक है। तो इसका तो आएगा 4.8, और ये आपके पास आएगा 2.4, 2.4। इनको ऐड कर लो तो 9.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9.6 मोल आ गया आपके पास। तो एक मोल में कितना होता है, Na एटम होते हैं। तो 9.6 में कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू Na एटम्स। अब ईच टाइप के लिए करेंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे सबको। ये कितना आएगा 2.4, ये कितना आ जाएगा 4.8 Na, और ऑक्सीजन कितना आएगा 2.4 Na एटम्स। तो ये हो गया आपके पास तीनों के सवाल के जवाब। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था नोट 2।
अब हम लोग बात कर रहे हैं नोड 3 की। नोड 3 जो ये वही वाली बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं मोलर मास बता दूंगा। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होता है 1 AMU इंटू Na। ये कैसे आया है ना, ये सोच रहे हो। तो इसको बहुत अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है 1 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है ये मिस हो गया। 1 ग्राम ऑफ एटम, किसी भी 1 ग्राम किसी भी एटम का 1 AMU इंटू Na होता है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, AMU इंटू Na, तो AMU की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हो गए। ओके, एटम्स की बात हो रही है तो 1 ग्राम एटम। ओके, अब जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगी वैल्यू निकल के वो 1 आएगी। ओके, और ग्राम यहाँ पर आई जाएगा इससे, तो ग्राम एटम ये चीज़, ठीक है, ग्राम यहाँ से आ जाएगा, एटम यहाँ से आ जाएगा। तो 1 ग्राम एटम मीन्स होता है कि मल्टीप्लाई ऑफ दीज नंबर्स दोनों का। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 ग्राम एटम्स, तो इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर अगर मैं 5 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 ग्राम ऑफ एटम, यही तो बचेगा। और ये चीज़ जो होती है वो क्या होती है AMU इंटू Na। अभी थोड़ा सा और गौर करा जाए इस बात पर, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा होगा ये किसी एक एलिमेंट या किसी एक कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के बारे में लिखा होगा। लेट सपोज ये लिखा हुआ है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के लिए लिखा हुआ है ये वाली बात। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑक्सीजन के जो मास होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, होता ही नहीं होता, मतलब 16 यहाँ पर आ जाएगा इसका मास जो होगा, ठीक है, और Na। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक तरीके से क्या बनना है बताओ जल्दी से सोच के, मोलर मास बनना है, नहीं बन रहा, मोलर मास बन रहा है। समझ में आ रहा है ये मोलर मास कैसे बन रहा है, मतलब कि एक एटम का मास इनटू उसके अवोगाद्रो नंबर क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। ये तो हम सीख चुके हैं, मतलब मेरे पास एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का, ऐसे ही मेरे पास कितने आ जाएंगे Na एटम्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के, तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है ना। तो सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई तो करा यहाँ पे, एक एटम के मास से ऑक्सीजन के Na से मल्टीप्लाई करे अवोगाद्रो नंबर से, तो ये मोलर मास बन गया। तो मोलर मास बन जाता है, तो एक और चीज़ कनेक्ट कर सकते हो तुम इस चीज़ से कि अगर किसी का मोलर मास आता है तो वो मोलर मास किसके बराबर होता है, उसके मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। और बाहर क्या लिखा हुआ था 5, तो कितना हो गया 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेसिकली आप इस वाली बात से ये चीज़ कह सकते हो। ओके, ये देखो, ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, ये एक बहुत ही डेंजर कनेक्शन है। हालांकि ये पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, ग्राम एटम करके, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल करके पढ़ाया जाता है, जो कि मोल के बराबर होता है। बट पर ये जो रीज़न है यहाँ पर वो नहीं बताया जाता, डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि 5 मोल, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर, मोल मोल तो होता यहाँ पर है इस वजह से ये, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया ये 1 क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। समझे बात को, थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, ये एग्जाम्पल है इसका। अभी देखो ये सवाल है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल आंसर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले, मतलब एक से ज़्यादा सही है इसमें। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, इसका क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब हुआ, Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2, ओके, N2। तो मॉलिक्यूल की बात करें एटम्स की बजाय, मॉलिक्यूल हमेशा एटम आएगा यहाँ पर, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं आएगा कभी भी, डायरेक्ट शुरुआत में क्या आएगा, एटम्स आएगा। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना आ जाएगा, Na/2, Na/2 आ जाएगा ना, हाफ, क्योंकि डबल होता है नाइट्रोजन, तो Na/2 मॉलिक्यूल, ओके। और यहाँ से मॉलिक्यूल से क्या आ जाएगा, आपका हाफ मोल आ जाएगा यहाँ से ऑफ N2,
ओके N2। एक्चुअल में यहाँ पे मेरे पास N होना चाहिए सिंपल, नाइट्रोजन, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन यहाँ पे याद रखो, मॉलिक्यूल के लिए N2 और यहाँ पर भी N2। ये मैंने क्यों करा N2 में, क्यों करा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे के सारे मुझे किस में दे रखे हैं, N2 में ही दे रखे हैं ना सारे, नाइट्रोजन भी यहाँ पर। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि Na/2 है, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये भी गलत हो गया क्योंकि तो 1 मोल के बराबर है ना 22.4। ये करेक्ट हो गया पहला, ये करेक्ट हो गया कैसे, क्योंकि हाफ मोल है, तो ये भी हाफ मोल है। सेकंड ये भी करेक्ट हो गया, हाफ मोल में कितना होता है, हाफ, एक मोल में कितना मोलर मास होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, 28, और हाफ में कितना हो जाएगा 24, वो 40। तो यहाँ से सी और डी आपके क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स। अब कैलकुलेशन ऑफ एटम के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे अलग अलग तरीके के। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक टोटल आपको एटम कैलकुलेट करने को बोला है और एक इंडिविजुअली। अभी हम पहले भी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, ओके। अगर मैं यहाँ पर C6H12O6 की भी बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, कितना, 1 मॉलिक्यूल, तो इसके पास कार्बन के कितने एटम होंगे, 3, ओके। हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, सॉरी 6, ऑक्सीजन कितने होंगे, 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके पास, 24, तो 24 एटम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसके पास टोटल कितने हो गए, वाटर के पास 3 एटम हो गए, टोटल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल में हाइड्रोजन के पास 3 इंटू Na एटम हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ऐसी मैं इसकी बात करूं कि 1 मोल में जो एटम्स हो जाएंगे, टोटल एटम्स हो जाएंगे, वो 24 इंटू Na हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये चीज याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल सा। तो एक मॉलिक्यूल में आपके पास कितना है, 3 एटम है, तो एक मोल में कितना का 3 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे टोटल। अगर इंडिविजुअली बात करें तो इसमें दो चीजें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के, तो एक मोल में 2 इंटू Na हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो एक मोल ऑफ वाटर में आपके पास Na, सिर्फ Na एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ओके। इसमें भी लफड़ा होता है किसका, आपके पास मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर एटम्स निकाल लो। अभी तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल और टोटल आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हो किसमें नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, आप इसको क्या करो, पहले मोल निकाल लो। वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपको पता नहीं कैसे आ गया, ये शायद मेरी गलती है, इससे रिलेटेड नहीं है। आप सबको निकाल सकते हो, कार्बन का क्या निकालो, मोल निकालो सबसे पहले, कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिसके जितना ज़्यादा मोल होंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देख लो किसके पास कितने ज़्यादा मोल है। तो इसकी बात करें तो 24/12, ठीक है। दूसरी इसकी बात करें तो 1 मोल हो जाएगा, इसकी बात करें तो 2 मोल हो जाएगा। तो जिसके भी जितने ज़्यादा मोल आ जाएंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा एटम हो जाएंगे। तो मोल निकाल लेना, इसमें हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट नोट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सवाल भी आपने काफ़ी देखे होंगे कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा न्यूट्रल एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके होता है, एक्स और ऊपर ए और जेड। ऊपर जो होता है ए और जेड को भूल जाओ, इतने ऊपर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। नीचे जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब हमें पता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये चीज़ बहुत सिंपल है। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे, a माइनस पी। अब p जो होता है वो किसके बराबर, z के बराबर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको पता होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारे पास कोई आयन है PO4 3-, ठीक है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर मैं P की बात करूँ फोस्फोरस की,
तो फोस्फोरस के पास कितने इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ 15। तो 15 इसी के पास कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कितना जितना एटॉमिक नंबर उतने इसके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं O4 की बात करूँ, ठीक है, O4-3 की बात करूँ, तो सबसे पहले O4 की बात करें तो O में कितना होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 है हमारे पास तो 4 × 8 और 3 इसके पास ऑलरेडी है 3 इसके पास ऑलरेडी है। ओके तो यहाँ से कितना होगा +3 ऐड कर दिया हमने। ओके अभी यहाँ ये चीज़ तो समझ में आती होगी ना +3 और -3 मतलब अभी यहाँ पर ये समझ लो ठीक है। O पर ऐसा नहीं होता है कभी कोई बेवकूफ़ समझेगा डायरेक्टली ये देख रहा हो तो ठीक है। अभी यहाँ पे समझो इसका मतलब तो समझ में आता होगा ना प्लस और माइनस वाले का गेन और लॉस का ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पर बस टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे 35 और टोटल कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 40 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। अब पुराना वाला फंडा यूज करेंगे ये वाला फंडा। अब हमें पता है कि एक आयन ऑफ PO4-3 में 40 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितने हो जाएंगे 40 × Na इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 40 × Na। अब मैंने Na जब मैंने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था मतलब 1 मोल के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आगे पार्टिकल लिखा था ठीक है 1 मोल इट कंटेन्स Na पार्टिकल। मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि एटम्स मैंने बोला सब कुछ ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो आप भी अगर Na हो तो आप 6.022 × 10⁻23 आप हो जाओगे। ओके तो इस तरीके से आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें इसमें एक मोल के अंदर। अब कितना ही बोल रहा है आपके पास 0.4 मोल बोल रहा है 0.5 मोल बोल रहा है 0.6 मोल बोल रहा है बस आप मल्टीप्लाई कर दो आप बस 1 मोल निकाल लो किसी भी तरीके से कुछ भी फिर बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से। इसमें सारा खेल किसका होता है मोल का होता है मोल निकालना आना चाहिए। अब सेम प्रोसीजर आपके पास किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी हो जाएगा। ओके गेन और लॉस का ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 तो ये तो न्यूट्रल एटम है इसमें तो कुछ गेन और लॉस हुआ ही नहीं डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इसमें से। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है एक मॉलिक्यूल। यहाँ तक ही रुक जाना बस इससे आगे मत जाना ठीक है मतलब मोल पर मत जाना बस इसी वाली लाइन पर रुक जाना हो जाएगा सवाल आसान है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल टाइप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका करने का तरीका क्या है इसका करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आयन आपको दे रखा होगा बेसिकली सबसे पहले तो आपको आयन दे रखा होगा कोई मॉलिक्यूल नहीं दे रखा होगा आयन दे रखा होगा उसी पर ही चार्ज कैलकुलेट करवा रहा होगा और कोई मॉलिक्यूल ये भी ना तो उस पर चार्ज कितना होगा 0 होगा सिंपल सी बात है। जैसे CO2 की बात करें तो उस पर चार्ज कितना है 0 है। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं PO4-3 और Mg+2। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि प्लस और माइनस का आपको खेल समझाना है। अब यहाँ पर माइनस वाला जो है वो गेन वाला है प्लस वाला जो है वो लॉस वाला है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है PO4-3। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करा इलेक्ट्रॉन को करा है ठीक है। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है इतना तो इसने कितना चार्ज गवाया 2 × E और इसने कितना गेन करा है 3 × E तो दोनों ने E करके ही कुछ करा मतलब चार्ज तो कुछ गेन और लॉस हो रहा है ना तो दोनों में ही सेम होगा ठीक है कोई फर्क नहीं होगा किसी में भी। इसमें हम 2E का यूज करेंगे इसमें हम 3E का यूज करेंगे। ओके बस प्लस और माइनस का खेल होगा सारा। ओके गेन और लूज हम बता देंगे लास्ट में आके ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँ समझ रहे हो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि गेन हुआ है ठीक है लॉस हुआ है तो प्लस रखेंगे। तो 1 आयन PO4 के 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब टोटल निकालने मत बैठ जाना सिर्फ आपको क्या देखना है ये जो ऊपर जो है सिर्फ आपको ये देखना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे। तो यहाँ पर Na की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले फिर बाद में E की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर ये 1 मोल के लिए अगर आपसे बोला 0.4 तो आपको 0.4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका क्योंकि ये 1 मोल के लिए है पूरा ये चीज़ जो 1 मोल के लिए। अब 0.4 के लिए बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। यहाँ से शायद आपके तो यहाँ से आपके सारे नोट कंप्लीट होते हैं जो भी मेन मुद्दे होते हैं मोल के अंदर। ओके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको पता होनी चाहिए उसको करने के लिए।